ईसीजी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि ईसीजी को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, रिदम कैसे निकालते हैं और एक्सेस। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। इस बार हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में मेनली हम पी वेव की मॉर्फोलॉजी और पी मेटेरियल मतलब राइट एट्रियल इंलार्जमेंट और लेफ्ट एट्रियल इंलार्जमेंट होने से क्या फर्क पड़ता है वो पढ़ लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पी वेव होती क्या है। जो पी वेव होती है ना, जो भी पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, मतलब जैसे ईसीजी है ये, मान लेते हैं ये ईसीजी है और ये जो पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है ना, इसे हम कहते हैं पी वेव। ठीक है, पी वेव इज द फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन द ईसीजी। और ये क्या दिखाता है, ये बोथ एट्रियल डिपोलराइजेशन दिखाता है, मतलब राइट एट्रिया को भी दिखाएगा, लेफ्ट एट्रिया को भी दिखाएगा। तो हमें ये पता है कि इसकी जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो 0.12 सेकेंड से कम होनी चाहिए। एक जो स्मॉल बॉक्स होता है, जैसे ये स्मॉल बॉक्स जो होता है वो 0.04 सेकेंड्स का होता है, मतलब जो इसका विड्थ होनी चाहिए वो 3 स्मॉल बॉक्स से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली हर चीज पे आते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आप देख रहे हो इसमें मैंने पी वेव दिखा रखी है, ये पी वेव लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका विड्थ लिखा हुआ है। यहाँ से पी वेव शुरू स्टार्ट, जहां से अपवर्ड शुरू होता है वहां से पी वेव शुरू होती है और जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आके टच हो जाता है वहां पे पी वेव खत्म हो जाती है। तो ये वन स्मॉल बॉक्स, दो तीन, तो ऑलमोस्ट 3 स्मॉल बॉक्स जितना है, तो 3 स्मॉल बॉक्स हो गए 0.12 सेकेंड। ठीक है, तो हमारी जो पी वेव होनी चाहिए वो 0.12 सेकेंड से कम होनी चाहिए। नॉर्मली मैंने बताया था कि क्या होता है, पी वेव एकदम स्मूथ होती है, ऐसे जैसे कोई भी इसमें नॉचिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, यही हमने लिखा है, स्मूथ कॉन्ट्यूर होता है। मोनोफेजिक होती है लीड 2 में। मेनली हम जो पी वेव है वो लीड 2 और V1 में देखते हैं। लीड 2 में वो मोनोफेजिक होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और V1 में वो बाइफेजिक होती है, ऐसे मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी होता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी होता है। जो V1 लीड होती है उसमें जो ये जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है ना, ये हमारा राइट एट्रिया की वजह से होता है। ठीक है, फिर हमें ये पता ही है कि टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। नॉर्मल जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो 2.5 mm से कम होता है, ये हमें ध्यान रखना है लिम्ब लीड में, और 1.5 से कम होता है प्री कॉर्डल लीड्स में। बेस्ट जो लीड होती है ना हमारा पी वेव देखने के लिए वो सेकेंड और V1 होती है। अब देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले जैसे हमारा ये हार्ट था, ये हमारा राइट एट्रिया था, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया था। अब क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि एसए नोड हमारा राइट एट्रिया में होता है, तो यहां से करंट स्टार्ट होगा, पहले राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये करंट पहुंचेगा लेफ्ट एट्रिया में। तो जो हम पी वेव देख रहे हैं ना, तो ये मेरी मान लेते हैं पी वेव है। ठीक है, पी वेव में मैं 2 में डिवाइड कर देता हूं, 2 इक्वल पार्ट में। एक ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 है वो मेरा राइट एट्रिया की वजह से है, और ये जो मेरा पार्ट 2 है वो मेरा लेफ्ट एट्रिया की वजह से है। ठीक है, तो कोई भी एबनॉर्मलिटी जब राइट एट्रिया में होगी तो पहला वाला पार्ट इफेक्ट होगा, और जब कोई भी दिक्कत लेफ्ट एट्रिया में होगी तो मेरा लास्ट वाला जो सेकंड वाला पार्ट है वो इफेक्ट होगा। राइट एट्रिया में इफेक्ट होने से फर्स्ट वाला पार्ट ईसीजी में पी वेव का इफेक्ट होगा, लेफ्ट एट्रिया में होने से सेकंड पार्ट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा है, एक बार देख लेते हैं। द राइट एट्रिया डीपोलराइजेशन सब्सिक्वेंटली फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, जो मैंने बताया, पहले राइट एट्रियम एक्टिवेट होगा बिफोर द लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद क्या होगा कि जैसे मैंने ये समझाया ना, इसके हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो पी वेव है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट 1/3 है वो मेरा राइट एट्रिया की वजह से आ रहा है, जो लास्ट 1/3 है वो मेरा लेफ्ट एट्रिया की वजह से आ रहा है, और जो बीच का 1/3 है ना वो इन दोनों का ओवरलैपिंग है, कि मतलब अभी राइट एट्रिया भी डीपोलराइज है और लेफ्ट एट्रिया भी, राइट एट्रिया डीपोलराइजेशन चल रही था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और लेफ्ट एट्रिया का भी शुरू हो गया। तो वो जो बीच का पार्ट होता है ना, जिससे ये हमारी ये स्मूथ कर्व बन रहा है, ये दोनों से की वजह से बनता है। इसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। इन मोस्ट लीड टू द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रियल वेव मूव इन द सेम डायरेक्शन। हमें पता है कि लीड 2 में ये सेम डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए मोनोफेजिक होती है, और V1 में ये ऐसे मूव करती है, V1 में ये ऐसे मूव करती है, इसलिए बाइफेजिक है। ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हम पता ही लगा चुके हैं कि राइट एट्रिया की वजह से, और ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन लेफ्ट एट्रिया की वजह से। हाउएवर इन लीड 1 V1
द राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया फॉर्म्स वेव्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अभी मैंने बताया, इसकी वजह से बाइफेजिक आ रहा है, ठीक है। और इनिशियल जो पॉजिटिव है वो हमारा राइट एट्रिया एक्टिवेशन की वजह से है, और उसके बाद जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट एट्रिया डिफ्लेक्शन की वजह से। अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मल पी वेव जो मैंने अभी तक समझाया है ना वही लिखा हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं लीड टू में ये मोनोफेजिक है, हमें ये दिख रहा है कि एक ही डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, और ये आप ब्राउन वाला पार्ट देख पा रहे होंगे, ये राइट एट्रिया की वजह से है, और ये जो लेफ्ट ये ऑलमोस्ट ब्लू वाला है वो लेफ्ट एट्रिया की वजह से, और ये ओवरलैपिंग एरिया है। ओवरलैपिंग एरिया की वजह से ही ये कर्व जो है एकदम स्मूथ बन रहा है, जबकि जो लीड 1 है उसमें बाइफेजिक है, ठीक है। अभी तक हम 2-3 चीजें समझ गए हैं कि पी वेव को देखने के लिए बेस्ट लीड इज 2 एंड V1। पी वेव जो है लीड 2 में वो मोनोफेजिक होगी, एकदम स्मूथ होगी, और V1 में वो बाइफेजिक होगी। जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वो राइट एट्रिया की वजह से, और जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट एट्रिया की वजह से है। आप मान लेते हैं किसी पेशेंट हमारे पास आया, उसका राइट एट्रिया इनलार्ज हो गया, तो हमें इतना पता था कि राइट एट्रिया इनलार्ज होगा तो जो भी पी वेव का पहला वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये इफेक्ट होगा, क्योंकि ये ही राइट एट्रिया से इफेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो देख लेते हैं द राइट एट्रियल इनलार्जमेंट लास्ट लॉन्ग। इसमें क्या होता है, जो राइट एट्रिया पहले मान लेते हैं कि पहले ये एक लाइन मानते हैं, ठीक है। राइट एट्रिया का जो डीपोलराइजेशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, पर अब क्या हो रहा है, वो डीपोलराइजेशन लंबे समय तक चल रहा है, इसलिए ईसीजी में डिफरेंस आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पी वेव जो होगी ना वो टॉल बनेगी। नॉर्मली हमें पता था कि पी वेव 2.5 mm से कम होनी चाहिए, जो उसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो इससे कम होना चाहिए, पर यहाँ पे देखो कि क्या हुआ ना, राइट एट्रिया इनलार्ज हो गया, उसकी वजह से टॉल टी वेव्स बनने लगी। इसमें क्या होगा, विड्थ में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये हमारा था लीड 2 में क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपने लीड 2 में देख लिया कि टॉल टी वेव, टॉल पी वेव हो रही है। अब देखते हैं राइट, जब V1 में देखेंगे तो क्या डिफरेंस होगा। V1 में हमें पता था कि ये ऐसे है, ठीक है, यही था ना, ये इक्वल होते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है वो राइट एट्रिया की वजह से। जब राइट एट्रिया बढ़ेगा ना तो ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा, जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगा। अब देख लेते हैं क्या होगा। द राइट एट्रियल इनलार्जमेंट कॉज इंक्रीज हाइट, जो हाइट हमें अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जो प्रीकॉर्डल लीड है उसमें 1.5 है। ये पढ़ लिया कि राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या क्या होगा, जो हमें समझ आया कि राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में मेनली एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अब देख लेते हैं लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या होता है। तो अब तक हमें इतना समझ आ चुका है कि ईसीजी में जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना, वो मेनली मेरा लेफ्ट एट्रिया से फर्क पड़ता है उसमें। तो अब क्या हुआ, ये मेरा हार्ट मान लेते हैं, इसका ये राइट एट्रिया है और ये इसका लेफ्ट एट्रिया। अब क्या हो गया, लेफ्ट एट्रिया ना बहुत बड़ा हो गया, तो जो इसका डीपोलराइजेशन है ना वो बहुत समय तक चलता रहेगा। जब कोई चीज ज्यादा टाइम तक चलेगी तो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, इसलिए लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में हमें क्या मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड पी वेव्स मिलती है, इलोंगेटेड पी वेव्स मिलती है, विड्थ बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं क्या होगा। जैसे कि ये मेरा नॉर्मल एट्रियल डीपोलराइजेशन था, ठीक है। डीपोलराइजेशन के बाद क्या होना था, ये नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था, ये नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था, पर अब क्या हुआ कि पी वेव हमारा लेफ्ट एट्रिया इतना बढ़ गया है कि ये यहाँ से लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा और ये ऐसे आ जाएगा। ये जो देख पा रहे हो ना, इसे कहते हैं एम नॉच। एम नॉच एक बार देख लेते हैं कि कितने सेकंड से ये बढ़ना चाहिए और क्या क्या फर्क पड़ता है उसमें। तो लेफ्ट एट्रिया जब भी इनलार्ज होगा तो क्या होगा, जो डीपोलराइजेशन है ना वो लास्ट लॉन्ग करेगा, कब तक, नॉर्मल से ज्यादा लास्ट लॉन्ग करेगा, पर एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। राइट एट्रिया में एम्पलीट्यूड में फर्क आता है और लेफ्ट में हमारे विड्थ में फर्क आता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो हाइट है पी वेव की वो तो सेम रह रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइट तो हमारी सेम रह रही है, पर जो उसकी ड्यूरेशन है वो ज्यादा बड़ी हो जा रही है। तो इसमें जो नॉर्मल पी वेव हमारी 0.12 सेकेंड से छोटी होनी चाहिए थी, वो अब 0.12 सेकेंड से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमें इलोंगेटेड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल मिलेगा। पीआर इंटरवल इसलिए बड़ा मिलेगा क्योंकि हमारी पी वेव ही बड़ी हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारा था लीड 2 में क्या फर्क पड़ रहा है। एक बार देख लेते हैं हम लीड 1 में क्या, V1 में क्या फर्क पड़ेगा। हमें इतना पता था कि V1 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू राइट एट्रिया एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया। तो इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इस वाले में देख सकते हो कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन तो बस इतना बढ़ जा रहा है, ठीक है।
ये यहाँ पे लिखा हुआ है द लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट कॉज वाइडनिंग एंड डीपनिंग। ये बड़ा भी हो रहा है, वाइड भी हो रहा है और डीपनिंग भी हो रहा है V1 लीड्स में। ठीक है, अब ये मानते हैं, अब हमने समझ लिया कि राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में क्या होता है और लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में क्या होता है। राइट में एम्पलीट्यूड बढ़ता है, लेफ्ट में उसकी विड्थ बढ़ती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसके दोनों ही इनलार्ज हो गए। ठीक है, बाइलेटरल इनलार्जमेंट हो गया, तो उसमें क्या करेंगे। इसे देखने से पहले एक टेबुलर फॉर्म है, इसमें नॉर्मल दे रखा है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट दे रखा है, लेफ्ट। एक बार ये देख लेते हैं जिससे हमारी जो पूरा ये 5-10 मिनट थे वो समराइज हो चुके। तो हमें पता था लीड 2 में मोनोफेजिक है, स्मूथ है, V1 में बाईफेजिक है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू राइट एट्रिया एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू लेफ्ट एट्रिया। अब क्या हुआ, जब राइट एट्रिया बढ़ गया तो हमें पता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ता है, राइट एट्रिया में A बढ़ता है। ठीक है, राइट एट्रिया में एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तो उसकी वजह से ये देखो एम्पलीट्यूड नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली मेरी पी वेव ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है, ये होनी चाहिए थी नॉर्मल पी वेव, पर अभी मेरा एम्पलीट्यूड यहाँ तक पहुंच चुका है, तो एम्पलीट्यूड इसमें बढ़ गया है। दूसरा क्या होगा, अब राइट एट्रिया में हमें पहला वाला पार्ट पता है कि पहला वाला जो पार्ट होता है ना, वो राइट एट्रिया की वजह से होता है। ये देख रहे हो, नॉर्मली ये क्या होना चाहिए था, ये वेव ऐसे आना चाहिए थी और यहाँ होना चाहिए था, पर यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं लेफ्ट एट्रिया में क्या होता है। लेफ्ट एट्रिया में वाइडनिंग हो रही है, देख रहे हो आप। नॉर्मली क्या होता, ये मेरी पी वेव यहाँ से आती, यहाँ चलती और ऐसे यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, पर ये इतनी प्रोलॉन्ग्ड हो गई है, इसे ही कहते हैं प्रोलॉन्गेशन ऑफ पी वेव। फिर इसमें देख लेते हैं कि लेफ्ट एट्रिया इनलार्जमेंट में V1 में क्या फर्क पड़ता है। V1 में पहले वाले पार्ट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो राइट एट्रिया की वजह से था। सेकंड वाले में मुझे प्रोलॉन्ग दिखती है, वरना नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि यहाँ से चलती, ऐसे चलती और यहाँ खत्म हो जाती, पर ये प्रोलॉन्ग हो रही है यहाँ पे। हम मान लेते हैं ये जो केस सिनेरियो है, इसमें राइट एट्रियल एनलार्जमेंट भी हो रहा है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट भी हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड मेरा बढ़ रहा है राइट एट्रिया की वजह से, और यहाँ पे ये जो नॉच देख रहे हो वो लेफ्ट एट्रिया की वजह से है, और ये जो विड्थ बढ़ रही है, जो चौड़ाई बढ़ रही है इसकी, वो मेरी लेफ्ट एट्रिया की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं V1 में क्या फर्क पड़ेगा। इन दोनों को मिला के जो बन जाएगा वो V1 में फर्क पड़ेगा। मेरा राइट एट्रिया की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, लेफ्ट एट्रिया की वजह से इसकी विड्थ बढ़ रही है और डीपनिंग भी हो रही है। तो हमें ये समझ आ गया है कि पी वेव कैसे बनती है, पी वेव की ड्यूरेशन कितनी होती है, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई भी डाउट है पी वेव के बारे में या राइट एट्रियल एनलार्जमेंट के बारे में, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।